In this video we are going to learn about chapter first of chemistry of class 11th. तो इसमें जैसे कि नाम कहता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो बेसिक से शुरुआत करें तो हम लोग क्लास 9 के कुछ टॉपिक्स जैसे मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन को हम लोग अभी स्टडी कर लेते हैं, डेफिनेशंस वगैरह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्कूल एग्जामिनेशंस। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मैटर से। मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे पेन है, अगर मैं इसको कहूँ कि ये मैटर है तो ये सही है। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ मास है और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैटर इज़ फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास मैटर के 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे CuSO4, गैस N2H2 और भी कई, लिक्विड H2O, Br2 एंड ऑल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर नेम से ही सजेस्ट होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि प्योर होगा एकदम, मतलब सिंगल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट से बना होगा। तो प्योर सब्सटेंस का डिफिनेशन भी यही हो जाती है कि सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। और इम्प्योर की क्या हो जाएगी फिर? इम्प्योर सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंसेज विच आर नॉट मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 कंस्टिट्यूएंट्स। तो अगर दो से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट्स से मिलकर बने होंगे वो पार्टिकल तो एक मिक्सचर होंगे। तो इसीलिए इम्प्योर सब्सटेंस के पास हमारे पास कैटेगरी आ जाती है मिक्सचर की। उसके इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हमारे पास मिक्सचर कैटेगरी आती है, और मिक्सचर के अंदर भी हमारे पास होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी आ जाती है फर्दर। पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस को कैसे डिवाइड किया गया है। तो प्योर सब्सटेंसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो एलिमेंट क्यों है प्योर सब्सटेंस? क्योंकि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, और जो सिंगल टाइप या फिर प्योरली वन पार्टिकल से बने हुए होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो जैसे मान लीजिए सोडियम एलिमेंट है तो वो सोडियम एलिमेंट सोडियम के ही एटम से बना होगा। और कंपाउंड क्यों है हमारा प्योर सब्सटेंस? क्योंकि जो कंपाउंड है वो बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, और एलिमेंट क्योंकि प्योर सब्सटेंस है इसीलिए कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस हो जाता है। और कंपाउंड में एलिमेंट के कॉम्बिनेशन का जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एलिमेंट के डिवीज़न की। एलिमेंट को कैसे डिवाइड किया गया है? एलिमेंट को डिवाइड किया गया है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। मेटल के BaNa, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब सारे हमारे पास मेटल हो जाते हैं। नॉन मेटल में क्या क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी कई। फिर मेटोलाइट्स में भी काफ़ी सारे होते हैं हमारे पास, कई कैटेगरी के होते हैं, आयनिक भी होते हैं। तो मेटलॉइड्स की अगर मैं 3-4 एग्जांपल लूँ तो आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, तो ये सब होता है हमारे पास मेटलॉइड्स। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज केमिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन तो जान लें क्या होती है उसकी डेफिनेशन। तो ये एक मोटी मोटी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है जिसको सिर्फ रटना होता है, और रट कर अगर आप समझ कर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। रटने के लिए ये वाली डेफिनेशन दी हुई है जो कि है केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of matter, its composition, preparation, interaction with each other and their daily use in life। तो इसके बाद जब हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख ली, हम आएंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री? सो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, देयर आर बेसिकली 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसमें हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के बारे में समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग किसको एक्सक्लूड करते हैं? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अब क्यों एक्सक्लूड करते हैं आगे हम लोग देखेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज ऑल द एलिमेंट और कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ ऑर्गेनिक इन नेचर। अब जब ये इनऑर्गेनिक है तो मतलब ये उन लोग को नहीं स्टडी करेगा जो ऑर्गेनिक में आ रहे हैं, उनके अलावा सारे कंपाउंड को स्टडी करेगा। तो वही यहाँ पर दिया हुआ। अब फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है केमिस्ट्री का, जहाँ पे कई सारे
रिएक्शंस पे हम लोग मास निकालते हैं, एटम का, एलिमेंट का, कंपाउंड का, लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। और फिलहाल इसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो वो ये होती है कि दिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट ऑफर्स अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू वेरियस केमिकल फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ वेरियस हाइपोथेसिस लॉज एंड रूल्स। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री व्हाट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर कंपोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। मतलब अगर हम लोग वाटर में सैंड को मिला दें तो जो हम लोग को मिलता है वो होता है मिक्सचर किसका, सैंड और वाटर का, क्योंकि उसमें जो कंस्टिट्यूएंट है सैंड के वो वाटर में दिखते रहते हैं। अब वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सैंड इन वाटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच का डिफरेंस हम लोग इसी एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर हमने वाटर में NaCl ऐड किया तो जो हम लोग ऐड कर रहे हैं NaCl, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग वो वाटर से ज़्यादा अमाउंट में ऐड कर देंगे, वाटर से कम अमाउंट में ऐड करेंगे और एक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जो वाटर में हम लोग ऐड कर रहे हैं NaCl उसको कहते हैं सॉल्यूट, और जो वाटर जिसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं उसे कहते हैं हम लोग सॉल्वेंट। और पूरे जो बन जाता है उसके बाद उसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो NaCl सॉल्यूट हो गया, वो एक, अब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ सॉल्यूट कम मात्रा में ऐड होता है किसी भी सॉल्वेंट में एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सॉल्वेंट को कैसे पहचाना जाए किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में। सॉल्वेंट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल स्टेट विच इज सेम एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे कि मैं बात करूँ, शुगर प्लस H2O बनाता है सॉल्यूशन किसका, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है फिजिकल स्टेट उसका, लिक्विड होता है। तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट हुआ लिक्विड, और जो हम लोग पास रिएक्टेंट में हमने वाटर लिया था उसका भी फिजिकल स्टेट हुआ लिक्विड। तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट से मैच करेगा। अब मैं इसको अगर दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ तो इस प्रकार हो जाएगा कि CO4 प्लस 5H2 गिव्स अस CO4 into 5H2 विच इज़ ब्लू विड्रॉल। तो जब हम लोग को ये पूरा कंपाउंड मिल जाता है ना, तो हम लोग ये देखें कि हाँ ये सॉलिड है, और यहाँ पे हमने देखे कि ये लिक्विड है, और यहाँ पे हमने देखा कि हाँ ये सॉलिड है। तो हमने ये सोचा कि अरे इसका और इसका फिजिकल स्टेट मैच कर रहा है, मतलब ये और इसमें कुछ रिलेशन है। रिलेशन कुछ इस प्रकार का है कि ये सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में इस सॉल्यूट को ऐड करने पे हमें ये मिलता है। और मैंने सॉल्वेंट कैसे पहचाना, सॉल्वेंट को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका वो ये होता है कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा। अब सॉल्वेंट को हम लोग इसी तरीके से पहचानेंगे कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को उठाएंगे, उसका फिजिकल स्टेट देखेंगे, और उस फिजिकल स्टेट को हम लोग रिएक्टेंट में पड़े हुए जो भी कंपाउंड्स है उससे मैच करेंगे। अगर मैच कर गया तो वो कंपाउंड पर्टिकुलर हमारे पास सॉल्वेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। तो पहले हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद मैं एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि व्हाट इज़ एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। तो एक्यूरेसी रिप्रेजेंट द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू, कि एक मेजर्ड वैल्यू कितनी क्लोज है एक पर्टिकुलर ट्रू वैल्यू से। प्रेसिजन रिप्रेजेंट्स टू व्हाट लिमिट और रिजोल्यूशन द क्वांटिटी इज मेजर्ड, मतलब कितने लिमिट तक उस क्वांटिटी को मेज़र किया गया है उसको कहते हैं प्रेसिजन। इट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट। हु डिपेंड्स, प्रेसिजन। लेसर इज द लीस्ट काउंट, मोर विल बी द प्रेसिजन। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्यूरेसी प्रेसिजन को एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक्यूरेसी क्या होता है, मान लीजिए एन आइटम का हम लोग को मास दिया हुआ है 0.43 ग्राम, और किसी एक स्टूडेंट ने, किसी 5 स्टूडेंट हम लोग ले लेते हैं, उन्होंने अलग अलग मास इसका निकाला है बाय एक्सपेरिमेंट। तो एक ने मान लीजिए निकाला 0.42 ग्राम, एक ने 0.39 ग्राम, 0.46 ग्राम, 0.4623 ग्राम, 0.33 ग्राम। तो इन सब में से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है 0.42 ग्राम। क्यों, क्योंकि इस वैल्यू से ज़्यादा क्लोज है, ये वाली वैल्यू से, ये वाली वैल्यू से ये ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो रही है। लेकिन प्रिसाइज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, प्रिसाइज ये वाली वैल्यू है, क्योंकि ये ज़्यादा रिजोल्यूशन तक हम लोग को वैल्यू दे रही है, ज़्यादा लिमिट तक हम लोग को वैल्यू दे रही है। तो मोस्ट प्रिसाइज ऑफ दिस वैल्यूज़ इज़ दिस एंड मोस्ट एक्यूरेट इज़ दिस। अब जो प्रिसीजन है ना वो लीस्ट कॉन्फिडेंस।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कैसे हम लोग इसको डील करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसको, इसीलिए इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AMU, और 1 AMU की वैल्यू होती है हमारे पास 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। अच्छा, किसी भी एलिमेंट का मास कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? किसी भी एलिमेंट का मास कंसंट्रेटेड होता है उसके न्यूक्लियस में, उनके न्यूक्लियॉन्स का मास, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन आइटम का मतलब 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ द कार्बन आइटम। अब जब इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया गया तो हमारे पास वैल्यू आती है 1 AMU की, वो होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU की वैल्यू होती है हमारे पास 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारे पास इस कैलकुलेशन को करने के बाद आती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 AMU इज ऑल्सो कॉल्ड 1 डाल्टन। ये सही बात है, 1 AMU को हम लोग 1 डाल्टन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी रिलेशन दिया हुआ है जो कि बहुत ही घातक कैलकुलेशन से बचा सकता है कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे ही एवोगाड्रो नंबर का इंट्रोडक्शन हम लोग को दे दिया गया है कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/Na। मतलब एवोगाड्रो नंबर का इन्वर्स गिव्स अस मास ऑफ प्रोटॉन विच इज़ 1 AMU, क्योंकि यहाँ बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन ले लेते हैं, उसको मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन को कंसिडरेशन में लेकर इसको जब कैलकुलेट करते हैं तब, तो बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन है, बेसिकली ये मास ऑफ प्रोटॉन है जिसको हम लोग 1 AMU की तरह ट्रीट करते हैं, और वही वैल्यू इक्वल होती है 1/Na ग्राम की। और अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 मिलता है कि नहीं? इन दोनों को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें मिल जाएगा 1। और अगर किसी भी इक्वेशन में किसी भी केमिकल रिएक्शन या फिर किसी भी कैलकुलेटिव स्टेप में हमें आ गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। और मास ऑफ वन एटम मतलब एटम के अंदर आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल हो जाता है, इसीलिए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग लेते हैं एज अ मास ऑफ एटम। और इन दोनों को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग एज इन AMU। AMU में एक्सप्रेस करके इन लोग का एटॉमिक मास निकालते हैं हम लोग। और ये जैसे कि न्यूक्लियस में होते हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद मैंने जो वैल्यू मल्टीप्लाई की है वो है AMU की वैल्यू, यहाँ से मैंने लेकर मल्टीप्लाई की, और इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमने आज डिफाइंड कर लिया, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन एक्सप्रेस्ड इन AMU। और AMU की बहुत ही अच्छी वैल्यू जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो वो ग्राम में एक्सप्रेस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल जो कि है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जांपल कोशिश करेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विच इज़ 12 AMU। हम लोग अगर AMU की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दूँ तो फर्दर ग्राम में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास शॉर्ट फॉर्म राम से याद रख सकते हैं हम लोग, राम जी। और उसके बाद हम रिलेटिव एटॉमिक मास को, बहुत ही आसान होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग याद रख सकते हैं राम जी से, मैंने लिखा भी हुआ है राम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास बहुत ही आसान होता है, इसको एक बार याद करने के लिए हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि हाँ AMU को हटा दो किसी भी एटॉमिक मास यूनिट में से तो वो बन जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसकी डेफिनेशन या फिर इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU। मतलब मास ऑफ वन एटम जो हम लोग लिखेंगे वो AMU में होगा, और यहाँ से AMU कट जाएंगे तो सिंपली जो जैसे एग्जांपल दिया हूँ मैं, RAM मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12। यहीं पे बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा होती हैं। कभी हम लोग इसको AMU में लिख देते हैं, कभी कुछ ना लिख के सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, कभी ग्राम में लिख देते हैं। तो सब होता क्या है? एटॉमिक मास सिंपली एक्सप्रेस्ड इन AMU
एटॉमिक मास को सिर्फ हम लोग एमयू में रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे एमयू बाय दिस डेफिनेशन कट जाता है, सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। उसके बाद ये ग्राम एटॉमिक मास में हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पे किसी भी एटम का एटॉमिक मास है एएमयू में, बहुत ध्यान से सुनना, एटॉमिक मास है जो एएमयू में, सिर्फ उस एएमयू को हटा के हम लोग ग्राम में लिख देते हैं, उसकी वैल्यू से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसका डेफिनेशन है, इसका वर्किंग है ग्राम एटॉमिक मास का, इसको ऐसे ही वर्क करना है। तो ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या कहते हैं, मास नंबर इन ग्राम, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इन ग्राम, सिंपली इन ग्राम। हम लोग को वैल्यू नहीं मल्टीप्लाई करनी है एमयू की, बस उसको ग्राम में लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल भी दिया है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 112 ग्राम एटॉमिक, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग तीनों चीज़ को कैसे रिलेट कर सकते हैं, उन तीनों का रिलेशन कुछ इस प्रकार आएगा कि एटॉमिक मास में हम लोग सिर्फ एमयू लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास में उसी एमयू को हटाकर सिर्फ ग्राम लिख देते हैं, और रिलेटिव एटॉमिक मास में डिवाइडेड बाई 1 एमयू करते हैं तो एमयू कट जाता है, इसीलिए सिर्फ हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सिमिलरली फॉर हम लोग मॉलिक्यूल करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है ना, उसको हम लोग एमयू में लिखते हैं। रिलेटिव मोलर मास में हम लोग कोई भी यूनिट नहीं लगाते हैं, एमयू में कट जाता है, सिंपल सेम फॉर्मूला। ग्राम मोलर मास में हम लोग मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन ग्राम लिख देते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस एमयू की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ग्राम में नहीं लिखना है, क्योंकि ग्राम मोलर का ग्राम मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास सिंपली एमयू को हटा के ग्राम में लिखना होता है बस। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, मोलिकुलर मास ऑफ H2O हम लोग को निकालना है तो हम लोग निकालेंगे 18 एमयू, ग्राम मोलर मास निकालना है तो निकालेंगे 18 ग्राम, और रिलेटिव मोलर मास निकालना है तो निकालेंगे हम लोग 18, क्योंकि 18 एमयू होता है, एमयू होता है, कट जाता है और सिर्फ 18 आता है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।